हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो साइंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जो कि हमारा सेशन चल रहा था साइंस 25 में 25। तो इसकी ये तीसरी वीडियो है और फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इससे एक क्वेश्चन आने आएंगे ही आएंगे। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, वहां से 2 क्वेश्चन और इस वीडियो से 1 क्वेश्चन, यानी कि 25 में 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था रासायनिक पदार्थों के रासायनिक नाम हुआ सूत्र, तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप वहां से इसको वीडियो वॉच कर सकते हैं। आप चैनल में जाइएगा या प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट है आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला नियम है न्यूटन के गति विषयक नियम। और चलिए देखिए यहाँ पर जो ए न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के बाद वस्तुओं की गति के विषय में अध्ययन कर 1686 ईस्वी में 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने 3 नियम क्या क्या दिए थे। देखिए, जो पहला नियम है, जो न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था, ये प्रथम नियम, इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो देखिए, यह नियम इस प्रकार था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए, जड़त्व का नियम यही है, जो न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है वही जड़त्व का नियम है। अगर जड़त्व का नियम पूछा जाए तो आप यहाँ पर न्यूटन गति का पहला नियम बता सकते हैं। चलिए अब इसके हम उदाहरण को समझते हैं। देखिए, अब उदाहरण जैसे कि कार या गाड़ी में असावधानी पूर्वक बैठे यात्री में एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं। चलिए आप पहले इस इमेज को देख लीजिए, फिर जो इसका एग्जाम्पल है फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई एक बाइक बाइक चालक है, अचानक इसने क्या किया कि बाइक की स्पीड बढ़ा दी। ये बाइक इस प्रकार हो गया और ये गिर जाएगा। देखिए, यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सही नहीं है, बट समझने के लिए यही मुझे सही लगी थी। जैसे कि अगर आप 2 लोग हैं, बाइक पर बैठे हैं, अगर आगे वाला जो बाइक चला रहा वो अगर अचानक बाइक को स्टार्ट कर दे और जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो यह किस लिए होता है? यह न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है इसी की वजह से होता है। चलिए अब हम दूसरा नियम समझते हैं। देखिए, जो दूसरा नियम है न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उससे हमें बल का फार्मूला मिलता है। तो देखिए हम समझ लेते हैं न्यूटन का जो दूसरा नियम था ये क्या था। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित होता है, उस पर वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला मिला बल का, F बराबर ma, और यहाँ पर जो F का मतलब होता है बल होता है और M का मतलब है द्रव्यमान, और ये इंटू है, और A का मतलब त्वरण होता है। देखिए, जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। और यहाँ पर एक फार्मूला मिला है आपको F बराबर ma। तो यहाँ से आपको इस फार्मूला को और जो मैं जितने पॉइंट्स करा रहा हूँ आपको याद होने ही चाहिए। देखिए, यहाँ से इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करनी है। चलिए अब हम न्यूटन गति का जो तीसरा नियम है उसको समझते हैं। देखिए, मैं सिंपली बताता हूँ आपको, जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, अब चलिए इसकी डिफिनीशन को हम पहले समझते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलिए मैं एकदम सिंपल वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कोई दीवार है, दीवार अगर आप उस पर धीरे से आप उस पर मारेंगे आप तो आपको हल्की सी चोट आएगी। अगर वहीं पर आप जोर से मारेंगे तो आपको और जोर, जितनी जोर से मारेंगे उतनी जोर की आपको चोट लगेगी। इससे क्या होता है कि आप जितना बल दीवार पर लगा रहे हैं उतना ही बल दीवार आप पर लगा रही है। देखिए, इसे समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब चलिए हम अब इसको समझते हैं जैसे एग्जाम में कैसे पूछता है।
देखिए जो बंदूक होती है उसको चलाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है, तो यानी कि बंदूक पीछे की ओर धक्का क्यों देती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण देती है। यहाँ पर ये एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो इस तरह करके इन पॉइंट्स को आपको रट लेना है। देखिए मैं 24 पॉइंट्स आपको कराऊंगा, उन 24 पॉइंट्स को आपको रटना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारी ही वीडियो, हमारा ही जो चैनल है, इसी चैनल से साइंस में 25 के 25 क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए चलिए जो इसका नियम है इसको पहले हम समझ लेते हैं। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के संकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे तो संकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक दिया है, उदाहरण जो है रॉकेट का उड़ना। अब ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है। और हम चलिए इसको थोड़ा सा इस इमेज से हम समझते हैं कि इस नियम क्या है। देखिए डेफिनेशन से हमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बट जब हम किसी एग्जाम्पल या कुछ प्रयोग करके हम समझते हैं तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक हमें याद हो जाती है। देखिए इस नियम का मतलब यही है, देखिए यहाँ पर एक m1 नाम का द्रव्यमान है, m1 नाम का द्रव्यमान है, यहाँ पर एक m2 नाम का द्रव्यमान है। ठीक, ये दोनों एक ही दिशा में, ठीक, एक ही दिशा में ये u1 चाल से गति से और ये u2 गति से दोनों गतिशील है। जब ये दोनों आकर यहाँ पर देखिए आपस में जो दोनों टकराते हैं, यहाँ पर टकराते हैं तो जो इनका द्रव्यमान है m1 और m2, ठीक, पहले तो इनकी चाल थी u1 और u2, अब यहाँ पर इनकी चाल v1 और v2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर जो नया फार्मूला निकला है और फार्मूला को समझ लेते हैं। देखिए ये पहले द्रव्यमान हो गया और ये दूसरे द्रव्यमान की पहले द्रव्यमान की चाल हो गई थी, यानी ये इनका m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, इनका योग बराबर जो ये तो टक्कर के पहले का ही है सब, टक्कर के पहले का, लेकिन जो ये टक्कर के बाद का वाला है m1 इंटू v1। अब कोई भी चीज है अगर टकराएगी तो उसके वेग में तो परिवर्तन आएगा ही, तो यहाँ पर ये वेग परिवर्तन है यानी v, ऐसे इनके योगों का मतलब ये आपस में बराबर होती हैं। इस तरह करके ये फार्मूला निकलेगा। इस फार्मूला पर एक क्वेश्चन एग्जाम में, एक क्वेश्चन मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आपको इस फार्मूला को रटना है और फिगर्स इसको आपकी जो डिफिनीशन है इसको समझ लेना है। नेक्स्ट है कैपलर का नियम। चलिए हम कैपलर के नियम को समझते हैं। कैपलर ने खगोलीय परीक्षणों के आधार पर ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। देखिए जो पहला नियम है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं जिसके फोकस पर सूर्य होता है। यहाँ पर चलिए फिगर में देखिए समझते हैं। यहाँ पर जो बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में ये सूर्य है, ठीक, सूर्य है और यहाँ पर देखिए ये ग्रह है और ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी कि जो है इस तरह करके ये गति कर रहा है। तो जो पहला नियम हुआ, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ऐसे परिक्रमा करते हैं और इनके फोकस पर ये सूर्य होता है। ठीक, ये कैपलर का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात सूर्य से ग्रह को मिलने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग उस ग्रह की औसत दूरी r घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइप करने में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब। यहाँ से ये जब हम देखिए इन फार्मूला को समझेंगे अच्छे से, जब मैं 50 फार्मूला को कराऊंगा, जब रटवाऊंगा उस टाइम, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तो वहां से इस पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। आते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। कैपलर के नियम के आधार पर न्यूटन ने निम्न निष्कर्ष निकाले थे। देखिए पहला है, प्रत्येक ग्रह एक अभिकेंद्री बल यानी कि F बराबर जो अभिकेंद्री बल होता है mv²/r पर कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है। अब चलिए यहाँ पर एक अभिकेंद्री बल को हम समझ लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए जो अभिकेंद्री बल होता है इसके बिना कोई वृत्तीय गति संभव नहीं है। अगर हमें वृत्तीय गति करनी होती है तो अभिकेंद्री बल वहां पर लगेगा ही लगेगा, तभी हम ये वृत्तीय गति करना संभव हो पाएगा।
और जो इसका पूरा बल जो जैसे सर्किल में जब हम गति करेंगे तो इसका पूरा बल जो वृत्त का जो केंद्र होता है पूरा केंद्र पर भी लगेगा। और जो दूसरा नियम है वह बल सूर्य तथा ग्रह के बीच की दूरी के वर्ग के बुत को अनुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ भी फार्मूला थोड़ा सा मिस्टाइप है। यहाँ पर हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ से एक फार्मूला निकला। अब यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुपाती होता है और यहाँ पर भी है F प्रोपोर्शनल टू m। यहाँ पर भी एक फार्मूला है। इन फार्मूला बस आप डेफिनेशन थोड़ा समझिए और जो 24 के 24 पॉइंट जब कवर कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब कि आपने साइंस पढ़ लिया अच्छे से। और इसके बाद जो हम MCQ कराएंगे तो आपको लगेगा मतलब वहां से क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप वहां से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों m1 व m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ से एक फार्मूला निकलता है गुरुत्वाकर्षण। देखिए जो मैंने हमारा यही था, लेकिन थोड़ा इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिए F बराबर हो जाएगा कैपिटल G इंटू m1 m2/r²। अब देखिए यहाँ पर G का मान यहाँ G नियतांक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही एग्जाम में पूछता है ये, और इसका मात्रक भी। और हमारा जो नियम था ये मोस्ट यही था, बाकी तो सब डिफिनीशन थी आपको समझने के लिए। नेक्स्ट है पास्कल का नियम। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। गुरुत्व बल को प्रभावी बनाने पर गहराई के साथ द्रव दाब बढ़ जाता है, परंतु समान गहराई पर द्रव दाब भी समान होता है। दूसरा है किसी बर्तन को बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित कर दिए जाते हैं। बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए मेन तो हमारा ये है, यहाँ से अब इसको समझिए। जो ये है संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है, बस यही था पास्कल का नियम। अब एग्जांपल है जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस नियम पर कार्य करता है? तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी ठोस पर वस्तु के पूर्णतः डुबाने पर ठोस के भार में कमी प्रतीत होती है तथा ठोस के भार में यह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। चलिए अब हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझते हैं। ये तो वही डिफिनीशन में जितना है अब इससे हम समझते हैं। देखिए जो आर्किमिडीज सिद्धांत के में ही उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल कैसे लगता है? अब जैसे कि कोई मान लीजिए नदी है, अगर इसमें आप कोई मान लीजिए ये पिंड है, इस पिंड को इसमें डालेंगे तो पिंड का जितना आयतन होगा, जितना क्षेत्रफल होगा, ये उतना ही जो द्रव का भाग को घेरेगा। यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतने के आयतन के बराबर यह जो द्रव होगा उतना ही वो द्रव को करेगा, द्रव को वहां से उतना हटाएगा। तो यहाँ पर जो बन रहा उत्प्लावन बल बराबर भार में आभासी कमी बराबर हटाया गया द्रव का भार। तो यानी कि जो पिंड आएगा यहाँ पर तो जितना पिंड का क्षेत्रफल होगा यह उतना द्रव वहां से हटाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस वीडियो में आज हम इतना ही कवर करेंगे, और जो कल आएगी दूसरी वीडियो इसके पार्ट 2 उसमें बर्नौली प्रमेय से कुछ और भी थियरी हैं जो कि आपको हम कल प्रोवाइड करा देंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।